फिल्म की शुरुआत में कापा फैमिली को हॉलीडे ट्रिप के लिए रिजॉर्ट में इनवाइट किया जाता है। माता पिता यानी कि गाय और प्रिस्का ने पहले कभी रिजॉर्ट के बारे में नहीं सुना था, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड हैं। एक बार जब वो रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं तो मैनेजर के साथ पूरा स्टाफ उनका वेलकम करता है। तभी एक महिला आती है और उन्हें वेलकम ड्रिंक देती है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स को बाहर ले जाती है, जहाँ कई दूसरे लोग आराम कर रहे होते हैं। कैंडी स्टेशन पर बच्चे मैनेजर के भतीजे इडलिप से मिलते हैं। ट्रेंट ने तुरंत उसे दोस्ती कर ली और दोनों उस रिजॉर्ट में घूमने लगते हैं। इस बीच मैडॉक्स और उसके माता पिता बेदिंग सूट में आते हैं और समुद्र किनारे पर मजेदार समय बिताते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे परिवार अपने जीवन का सबसे बेहतरीन पल गुजार रहे हैं। हालांकि वो कहाँ जानते हैं उनके साथ अभी बहुत बुरा होने वाला है। अगली सुबह हमें नाश्ते पर दूसरे परिवार से मिलाया जाता है। चार्ल्स एक पॉपुलर सर्जन अपनी माँ एग्नेस और अपनी पत्नी क्रिस्टल और उनकी 6 साल की बेटी कारा के साथ आए हुए हैं। फिर हमें कारमाइकल कपल से मिलाया जाता है, जिनमें यारिन और पेट्रिशिया हैं। पेट्रिशिया को एपिलेप्सी की बीमारी है, जिसके कारण उसे अक्सर दौरे पड़ते हैं। आज भी ब्रेकफास्ट करते समय उसे दौरे पड़ते हैं, लेकिन चार्ल्स जो सर्जन होता है उसकी मदद करता है। इस बीच रिजॉर्ट मैनेजर कापा परिवार से बात करता है और उन्हें एक खूबसूरत बीच के बारे में बताता है, जो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसने ये भी बताया कि उनके ट्रिप के लिए एक गाड़ी और दूसरे जरूरी चीजों की व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है। गाय और प्रिस्का इस बात से हैरान है कि उन्हें पता नहीं रॉयल्टी ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। बहरहाल वो मान जाते हैं। कुछ ही समय बाद परिवार बस में चढ़ते हैं और अपनी ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो देखते हैं कि क्रिस और उसका परिवार भी बीच के लिए निकलने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक गेट के पास से गुजरते हैं, जहां क्लियरली लिखा गया है कि ये ऑफ लिमिट है। क्योंकि ये सभी एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने नोटिस नहीं किया। एक बार जब वो रास्ते के एंड तक पहुंचते हैं तो ड्राइवर उन्हें छोड़ देता है और उन्हें कहता है कि आप यहाँ से अकेले समुद्र बीच तक चले जाइए, और उन्हें डायरेक्शंस बता देता है। वो उन्हें वहाँ बीच तक जाने या उनका सामान ले जाने की जहमत भी नहीं उठाता। जाने से पहले वो बताता है कि वो उन्हें शाम 5 बजे यहाँ से पिक करेगा। अगले सीन में सभी जंगल के जरिए एक पतली गुफा में चलना जारी रखते हैं। वहाँ से वो आखिरकार एक बीच पर पहुँचते हैं। ये बिल्कुल सुंदर जगह है, जैसे कि रिजॉर्ट मैनेजर ने वादा किया था। बिना समय गवाए दोनों परिवार अपना सामान खोलना शुरू करते हैं और वो पास में बैठे एक अकेले इंसान को देखते हैं। उसका नाम मिड साइज है, जो एक पॉपुलर रैपर है। तुरंत उसे पहचान लेती है और उसका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता मिड साइज को अकेला छोड़ देने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर के बाद तीनों बच्चे खेलने लगते हैं और रेत में दबे हुए कई सामान पाते हैं, जबकि दूसरे वो चीजें हैं जो आमतौर पर समुद्र किनारे पर लाई जाती हैं। ये जगह थोड़ी अजीब है क्योंकि समुद्र किनारे पर कोई मछली नहीं है, छोटे मॉलस्क भी नहीं है। इस बीच ट्रेंट एक जिज्ञासु बच्चा होने के नाते अकेला तैर रहा होता है। वो छोटी लहरों में मस्ती करता है। तभी एक डेड बॉडी उसकी ओर तैरता हुआ आता है। डरते हुए वो मदद के लिए चिल्लाता है और बड़े लोग तुरंत उसे बचाने के लिए आते हैं। बॉडी को किनारे पर लाया जाता है और सर्जन यानी कि चार्ल्स, उसका कहना है कि ये लड़की हाल ही में डूबी होगी। उसके बाद वो दावा करता है कि मिड साइज ने उसे मार डाला होगा, क्योंकि जब वो यहाँ पहुंचे तो समुद्री तट पर कोई नहीं था। चीजें और पेचीदा हो जाती है जब मिड साइज के नाक से खून बहने लगता है। ये पता चलता है कि उसका महिला के साथ एक झगड़ा हुआ था। मिड साइज समझाने की कोशिश करता है कि उसका इस घटने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इस बीच हम देखते हैं कि छोटा लड़का ट्रेंट शिकायत करता है कि उसका स्विम सूट टाइट हो गया है। चार्ल्स की माँ एग्नेस भी कहती है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये महसूस करते हुए कि कुछ बुरा हो रहा है, चार्ल्स मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन उस एरिया में कोई सिग्नल भी नहीं है। तभी वहाँ कारमाइकल कपल आते हैं। रिजॉर्ट मैनेजर के कहने पर उन्हें भी ड्राइवर ने कुछ दूरी पहले ही उतार दिया है। डरते हुए सभी लोग कारमाइकल को तुरंत सिचुएशन के बारे में बताते हैं और इसलिए हस्बैंड, जिसका नाम यारिन है, वो ड्राइवर को जाने से रोकने का फैसला करता है। हालांकि जैसे वो गुफा के अंदर भागता है वो बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद वो समुद्र किनारे पर सिर दर्द के साथ उठता है। अभी जो भी हुआ उसे हर कोई शॉक्ड है, लेकिन इससे पहले कि वो इसकी जांच कर पाते उन्हें पता चलता है कि एग्नेस ने सांस लेना बंद कर दिया है। सभी तुरंत उसके पास जाते हैं और चार्ल्स अपनी माँ को जिंदा करने की पूरी कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इस बीच कारमाइकल कापा बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उनसे बात करते हैं। यारिन उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जिसका ट्रेंट जवाब देता है 6। कारमाइकल को विश्वास करना मुश्किल होता है क्योंकि ट्रेंट काफी बड़ा हो चुका है। तभी प्रिस्का वहाँ आती है और अपने बच्चों को देखकर वो दंग रह जाती है। किसी कारण से उसके दोनों बच्चे कुछ साल बड़े हो गए हैं, इस वजह से उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। अपने चारों ओर फैली डर को देखकर मिड साइज भागने लगता है और चार्ल्स उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे वो गुफा तक पहुंचते हैं वो बेहोश हो जाते हैं और
और वापस वो समुद्र किनारे पर उन्हें होश आता है। ये सब देखते हुए प्रिस्का ने दावा किया कि उन्हें जगह से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, पर हर बार उनमें से कोई भी एक बड़ी घाटी के पास पहुंचता है तो वो होश खो देते हैं और फिर से वो वापस समुद्र किनारे पर पहुंच जाते हैं। सिचुएशन और खराब होने लगता है जब बच्चे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कुछ देर में उनके लिए नए कपड़े ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। घबराहट शुरू हो जाती है और बड़े लोग आगे करना क्या है इस पर सोचना शुरू करते हैं। कापा परिवार का मानना है कि एक वायरस की वजह से ये सब हो रहा है, जबकि चार्ल्स जो पागल होने लगता है वो चाकू लेकर मिड साइज के चेहरे को काट देता है। हैरानी की बात है कि घाव तुरंत ठीक हो जाता है, लगभग जैसे कि वो कभी था ही नहीं। थोड़ी देर के बाद मैडॉक्स मिड साइज से बात करती है और उससे इस जगह के बारे में सच्चाई पूछती है, पर उससे भी कुछ नहीं पता। जैसे दोनों बात करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, मिड साइज ने बताया कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है जो उसके खून को क्लॉट यानी कि जमने से रोकता है। इस बीच बड़े लोगों को ये पता चलता है कि जिस लड़की को उन्होंने समुद्र किनारे पर मृत पाया था वो स्क्लेरोसिस से पीड़ित थी। तभी प्रिस्का अपने होश खोने लगती है और वो जल्द ही जमीन पर गिर जाती है। ये पता चला कि वो एक ट्यूमर से पीड़ित है और यही कारण है कि गाय के साथ उसकी शादी टूट रही है। यहाँ पहुँचने से पहले ये एक छोटा ट्यूमर था। चार्ल्स अपने पास मौजूद चाकू से सर्जरी करने का फैसला करता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो जैसे ही कोई चीरा लगाता है वो तुरंत ठीक हो जाता है, जैसा कि मिड साइज के साथ हुआ था। यहाँ तक कि चार्ल्स खुद से बातें करने लगता है। इस समुद्र किनारे पर पहुँचने से पहले उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई दिए थे, लेकिन अब यह बीमारी उस पर हावी हो रही है। बाकी लोग उसे होश में आने के लिए मदद करते हैं ताकि वो ऑपरेशन कर सके। चार्ल्स फिर प्रिस्का के पेट के पास एक और कट लगाता है और इस बार हर कोई ओपनिंग को पकड़ता है ताकि वो जल्दी से ठीक न हो। चार्ल्स के विशाल ट्यूमर को बाहर निकालने के बाद ही वो इसे छोड़ते हैं और जैसे ही घाव भर जाता है प्रिस्का को होश आ जाता है और वो ठीक हो गई है। पर उनकी खुशी का पल लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि पहले की मृत महिला अब धूल और हड्डियों में बदल गई है। उसके बॉडी को कुछ घंटे पहले ही बाहर निकाला गया था, लेकिन किसी तरह वो पूरी तरह से सड़ चुका है। प्रिस्का जो एक म्यूजियम क्यूरेटर है वो हड्डियों की जांच करती है और बताती है कि इस तरह की किसी चीज को सड़ने में कम से कम 7 साल लगते हैं। और तब जाकर सभी को आखिरकार पता चलता है कि इस समुद्र बीच पर समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रिस्का ने ठीक ठीक कैलकुलेट करके ये कहा कि यहाँ आधा घंटा हमारे जीवन के पूरे 1 साल के बराबर है। तो वहीं बच्चे ट्रेंट और कारा बचे हुए खाने को खाते हैं। जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें बड़ा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतना ही नहीं, कारा एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी है, ये महसूस करते हुए कि वो जल्दी किसी समय जन्म दे सकती है। चार्ल्स और दूसरे लोग मिलकर उसे लेटाते हैं और बच्चे को बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। क्रिस्टल भी अपनी बेटी के साथ रहना चाहती है, लेकिन वो चिंता के कारण बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो पता चलता है कि कारा ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन अब वो मर चुका है। बच्चे के लिए समय इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसे खाना खाने और अपनी मांसपेशियां बनाने का उसे मौका भी नहीं मिला। ट्रेंट ये सब देखता है और टूट जाता है। बड़ा होने के बावजूद वो अभी भी 6 साल के बच्चे की तरह बर्ताव करता है। दूसरी ओर चार्ल्स दिमाग खोने लगता है। वो यारिन को दूर जाने की धमकी देता है, जबकि वो अपनी पत्नी को मेकअप लगाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि तुम बदसूरत दिख रही हो। चार्ल्स आखिरकार आउट ऑफ लिमिट हो जाता है और वो मिड साइज को पकड़ लेता है और बार बार उस पर चाकू से वार करता है। बेचारे रैपर को ठीक होने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उसका खून जमता ही नहीं है। ये सब होता देखकर यारिन ने लहरों को पार करने का फैसला किया। उसके जाने के बाद गाय धीरे धीरे चाकू को चार्ल्स से दूर करता है, जो अब पूरी तरह से पागल हो गया है। ये देखकर उसे अचानक कुछ समझ आता है। समुद्र किनारे पर पहुंचे सभी परिवार में कुछ ना कुछ समान था। उनके परिवार का एक सदस्य किसी बीमारी से पीड़ित था, जैसे कि प्रिस्का को एक ट्यूमर था। चार्ल्स स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। मिड साइज को ब्लड ना जमने की प्रॉब्लम थी, जबकि मृत महिला मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थी। गाय फिर अपनी पत्नी से पूछता है कि उसे इनविटेशन कार्ड कहाँ से मिला था। प्रिस्का ने बताया कि उसे इनविटेशन उसकी फार्मेसी रसीद के पीछे मिला था। इससे उसे समझ आता है कि रिजॉर्ट के मालिक पहले से ही उन सब के मेडिकल हिस्ट्री को जानता था। अगले सीन में जब मैडॉक्स तैरने के लिए जाती है तो उसे एक डेड बॉडी मिलता है और ये यारिन का है। वो पानी के अंदर बेहोश हो गया और वो डूब गया, जैसा कि महिला के साथ हुआ था। उसे देखकर पैट्रिशिया दर्द में रोने लगती है, जबकि बाकी सब हार मान चुके हैं। हालांकि कारा इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती। वो घाटी पर चढ़ने का फैसला करती है और इसमें लगभग वो सफल हो भी जाती है, पर जैसे ही वो टॉप पर पहुंचती है वो बेहोश हो जाती है और गिर कर मर जाती है। कुछ सेकंड्स के बाद पैट्रिशिया को दौरे पड़ते हैं और वो भी गुजर जाती है। जल्द ही दिन रात में बदल जाता है और कापा परिवार धीरे धीरे अपना होश खोने लगते हैं। इस पॉइंट पर वो ये भी याद नहीं कर सकते कि वो इस खूबसूरत जगह पर आए क्यों थे। दूसरी ओर उनके बच्चों ने एक किताब का पता लगाया है
जो जाहिर तौर पर उन लोगों की थी जो उनसे पहले यहाँ आए थे। उनमें सभी लोगों के नाम, उनके पते और बीमारी के बारे में बताया गया है। तभी ट्रेंट का ध्यान एक पहाड़ की चोटी से आती एक रोशनी पर पड़ता है। करीब से देखने पर पता चला कि ये एक कैमरा है। इसका मतलब ये है कि उन पर कोई नजर रखे हुए है। इस बीच चार्ल्स, जो होश खो चुका है, वो धीरे धीरे गाय के पास उसे खत्म करने के लिए जाता है। गाय देख नहीं सकता क्योंकि वो लगभग अंधा हो चुका है और जल्द ही चार्ल्स उस पर झपटता है। प्रिस्का जो पास ही में है, लेकिन वो सुन नहीं सकती क्योंकि वो बहरी हो गई है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है तो वो एक जंग लगे चाकू से चार्ल्स पर हमला करती है। ये उसे मारने के लिए काफी है क्योंकि जंग तुरंत उसके नसों में घुस जाती है। भाई बहन धीरे धीरे गुफा में जाते हैं जहाँ वो बूढ़ी क्रिस्टल को देखते हैं। वो नहीं चाहती कि कोई उसका घिनौना चेहरा देखे, इसलिए वो बच्चों को पत्थरों से मारने की कोशिश करती है। हालांकि जब वो एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करती है तो उसकी हड्डियां टूट जाती है, पर ये तुरंत ठीक भी हो जाती है, लेकिन गलत दिशा में, जो उसे विकृत कर देता है। कुछ ही समय के बाद क्रिस्टल की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब हंगामा खत्म होने के बाद अब केवल कापा परिवार है जो बचा है। वो आखिरी बार समुद्र किनारे के पास इकट्ठा होते हैं और गाय इमोशनल होकर कहता है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो ये कहकर मर जाता है। प्रिस्का भी जल्द ही अपने बुढ़ापे के वजह से मर जाती है। अगली सुबह उन दोनों की उम्र लगभग 40 साल की हो जाती है। ये जानकर कि वो भी अपने माता पिता की तरह मर जाएंगे, ट्रेंट और मैडॉक्स अपना बाकी समय खेलने में बिताते हैं। वो रेत के महल बनाना शुरू करते हैं और तब जाकर ट्रेंट को रिजॉर्ट मैनेजर के भतीजे की याद आती है जिसका नाम इडलिप था, जिसने उसे सॉल्व करने के लिए एक पजल दिया था। इसमें लिखा है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। इस मैसेज को पढ़कर भाई बहनों को एहसास होता है कि कोरल के पास उनके सवालों के सही जवाब होंगे। इसलिए बिना समय बर्बाद किए वो पानी में डुबकी लगाते हैं और कोरल की ओर बढ़ते हैं। जल्द ही वो एक पानी के नीचे एक सुरंग में आते हैं और जैसे वो इसके जरिए जाने की कोशिश करते हैं, मैडॉक्स की ड्रेस कोरल के टुकड़े में फंस जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो पहाड़ियों से समुद्र बीच को देख रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही ड्राइवर है जिसने उन तीनों परिवार को वहाँ छोड़ा था। ये देखने के बाद कि वो सभी मर चुके हैं, वो अपने बॉस को फोन करता है और उन्हें सिचुएशन के बारे में जानकारी देता है। फिर वो अपने सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें एक लैब में ले जाया जाता है जहाँ कई साइंटिस्ट अलग अलग दवाओं पर रिसर्च कर रहे होते हैं। रिजॉर्ट का मैनेजर भी वहाँ होता है जो सबको बताता है कि ट्रायल 73 खत्म हो चुका है। वो उन्हें ये भी याद दिलाता है कि इस बीच के कारण ही वो अपनी दवाओं का यूज करके लाखों लोगों की जान बचाने में सफल रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रिजॉर्ट असली में एक दवा कंपनी के लिए एक दिखावा है। वो बीमार लोगों पर क्लिनिकल टेस्ट करने के लिए उन्हें इस समुद्री बीच पर ले जाते हैं ताकि उन्हें रिजल्ट्स के लिए सालों का इंतजार करने के बजाय बस कुछ मिनट्स में ही उन्हें रिजल्ट मिल जाए। और वो ड्रिंक्स जो वो मेहमानों को देते हैं, असली में उसमें कोई ड्रिंक नहीं बल्कि वो एक ट्रायल मेडिसिन है। फिर हम कापा भाई बहनों को देखते हैं जो किसी तरह घातक लहरों से बचने में कामयाब रहे हैं। वो अब समुद्र किनारे पर मिली नोटबुक के साथ रिजॉर्ट में वापस आ चुके हैं। जल्द ही वही पुलिस ऑफिसर को ढूंढते हैं जो छुट्टी पर है और जो कुछ भी हुआ है वो पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देते हैं। ऑफिसर को समझाने के लिए भाई बहन उसे नोटबुक भी थमाते हैं जिसमें लापता लोगों की लिस्ट होती है। पुलिस किसी को कॉल करता है और पता लगाता है कि ये लोग असली में गायब हुए थे, यानी कि दोनों सच बोल रहे हैं। लास्ट सीन में मेडिकल लैब का भांडाफोड़ हो चुका है और सभी साइंटिस्ट को हिरासत में ले लिया जाता है और काप्पा भाई बहनों को हेलीकॉप्टर से घर ले जाया जाता है। और इसी के साथ ओल्ड मूवी यही एंड होती है।